नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम मोबाइल लोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम CDP का मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम CDP के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन को लेंगे और वो भी ऑनलाइन वाले पेपर को उठाया है मैंने 27 और 25 जनवरी के पेपर को। तो यहाँ ऐसे ही प्रश्न सीटेट हर बार परीक्षा में पूछा है, आने वाले पेपर में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीटेट जो है वो परीक्षा में सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, बाकी पूछने का तरीका सेम टू सेम वैसे रहेगा। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, बस डिजिट या कुछ आपको थोड़ा बहुत फेरबदल करके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न जो है या 27 जनवरी 2023 को जो पेपर ऑनलाइन वाला हुआ था उसका प्रश्न है, जो इस बार 27 जनवरी को पेपर हुआ था उसका पहला प्रश्न है। एक पेंसिल को पकड़ना, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना फिल इन द ब्लैंक्स है, कौशल का उदाहरण है। विकल्प ए सूक्ष्म गतिक कौशल या सकल गतिक, दूसरा सामाजिक या भावनात्मक, तीसरा सकल गतिक या सूक्ष्म गतिक, विकल्प डी भावनात्मक या सामाजिक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए सूक्ष्म गतिक और सकल गतिक होगा। यहाँ पे सूक्ष्म गतिक हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक, यहाँ पे सकल गतिक। एक पेंसिल को पकड़ना एक सूक्ष्म गतिक का उदाहरण होता है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना सकल गतिक का कौशल का उदाहरण होता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से जरूर हर बार एक प्रश्न पूछा है, फाइन मोटर क्या है, ग्रास मोटर क्या है। तो आप लोग चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। विकल्प ए विकास का अनिरंतर तरीके से होता है, बच्चों के विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं, तीसरा विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम होता है, वहीं विकल्प डी अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप में होता है। विकास जो होता है अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप में होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए आप लोग। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है ना, तो आप लोग प्रश्नों को एलिमिनेट करना सीखिए। विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, क्या विकास का कोई एक तरीका नहीं होता, जैसे जहाँ से शुरू होता है वहीं शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो निगेटिव का निगेटिव ये प्रश्न सही हो जाएगा। लेकिन हम और प्रश्नों को एलिमिनेट करना सीखते हैं। बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल विभिन्नताएं होती हैं। हर बच्चों की विकास का दर एक समान थोड़ी होता है। किसी का हाइट जल्दी बढ़ जाती है तो किसी का क्या कहते हैं मस्तिष्क में दिमाग उसका जल्दी आ जाता है। तो हर बच्चों की अलग अलग होती है ना, तो उस हिसाब से विकास दर होता है ना। तो यह प्रश्न, यह विकल्प भी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। यह भी बिल्कुल सही बात है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप में होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो निगेटिव पूछा था, निगेटिव का सही हो जाएगा। जब ये तीनों सही हो जाएंगे तो यही तो बचा पहला। तो आप लोग प्रश्नों को एलिमिनेट करना सीखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विकल्प ए धार्मिक संस्थाएं और कानून, विकल्प बी आस पड़ोस और सामाजिक नीतियां, विकल्प सी प्रिंट मुद्रक मीडिया और विद्यालय, विकल्प डी फैमिली एंड नेबरहुड या परिवार और आस पड़ोस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी प्रिंट मुद्रक और मीडिया और विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे जो होते हैं किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। विकल्प ए संवेदीगामक, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक, विकल्प सी मूल संक्रियात्मक, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। न्याय के प्रति समझ स्थापित किस अवस्था में बच्चे करते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशन। चलिए अगला प्रश्न। एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि क्षण ए क्षण बी से लंबी है तथा क्षण बी क्षण सी से लंबी है।
इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्षण सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसके मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो आप लोग पियाजे को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैंने पियाजे का थ्योरी भी करवाई है, आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख भी सकते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर सीटेट में पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए, तो 27 जनवरी का पेपर है, अभी तक 5 ही क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें पियाजे से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आप लोग पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, NCF 2005 हो गया, NEP 2020 हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग घोल के पी जाइए, क्योंकि यहीं से हर बार आपको 10 से 15 नंबर के प्रश्न यहीं से मिलेंगे आपको। चलिए, तो इसका सही आंसर बताइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, बताइए। एक विद्यार्थी जो निरीक्षण करता है क्षण ए क्षण बी से लंबी होती है, वहीं क्षण बी क्षण सी से लंबी होती है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्षण सी से लंबी है, परंतु जब यही उस समस्या से मौखिक रूप से पूछा जाए तो वह इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। तो किस अवस्था में होगा बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर आप जिन पियाजे की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे चैनल पर सब कराए गए हैं, वहीं प्रॉपर तरीके से NCERT का संपूर्ण निचोड़ भी कराया जा रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया? अभी हमने कोहलबर्ग के बारे में बात ही किया था, देखिए उनसे प्रश्न भी आ गया। सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक या आत्मकेंद्रिक वाक, जिसे हम ईगोसेंट्रिक स्पीच भी कहते हैं। तो बताइए क्या होगा इसमें? लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया था, क्या किया गया था? सामाजिक अनुबंध अभिन्यास या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जॉन अप्रॉक्सीमेशन डेवलपमेंट दिए थे उन्होंने, या आंतरिक वाक दिया था या आत्मकेंद्रित वाक दिया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास दिया था उन्होंने, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, एक समस्या का समाधान खोजने से जूझ रहा है। यह देखकर उसके अध्यापक ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेओ वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापक ने प्राण प्रदान करके राजेश को फिल इन द ब्लैंक्स पाने में मदद की। देखिए अभी 7 प्रश्न हुए हैं, पियाजे से 2 प्रश्न, कोहलबर्ग से 1 प्रश्न, वाइगोस्की से 1 प्रश्न, यानी 4 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिए, कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा और इस सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बताइए विकल्प ए स्वकेंद्रिता, विकल्प बी अपरिवर्तनीय सोच, विकल्प सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकल्प डी जैविक परिपक्वता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें क्या बोल रहा है? राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, एक समस्या समाधान खोजने से जूझ रहा है। यह देखकर उसके अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। तो लेओ वाइगोस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने प्राण प्रदान करके राजेश को क्या दिया? तो क्या दिया? जॉन अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट। तो आप लोग को पता है ना जॉन अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट क्या होता है? मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी सीटेट की तैयारी में आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और मॉक टेस्ट लगाते वक्त आपके 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक, और मैं आपको नोट्स और क्लासेज मेरी देख के आप लोग यहाँ से 90 पे आ गए। तो 90 और 50 के बीच जो होता है ना, इस बीच किसी को जॉन अप्रॉक्सीमेट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो यही है जॉन अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट। चलिए, यानी मदद कर दी जाए, उसके बाद आप उसमें सफलता हासिल कर लें, या जो भी जैसे इसमें बोल रहे थे ना, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था तो एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था,
तो यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दे दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। इसी को हम जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, समीपक विकास का क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया? विकल्प ए B.F. स्किनर, विकल्प बी लॉरेंस कोहलबर्ग, विकल्प सी लेव वाइगोस्की, विकल्प बी सिगमंड फ्रायड। बताइए, अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया, सामाजिक पर किसने दिया था? बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका? तो लेव वाइगोस्की ने दिया था ना। जब भी सामाजिक की बात आए तो लेव वाइगोस्की मार दीजिएगा आप लोग। देख लिए, वाइगोस्की से 2 प्रश्न आ गए, जिन पियाजी से 2 प्रश्न आ गए, कोहलबर्ग से 2 प्रश्न आ गए। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे हम डेली आपको ऑनलाइन वाले पेपर कराऊंगा। सारे पेपर करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। और उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को मैं क्लास भी लिया हूँ, फिर से मैं एक बार आप लोग को रिवीजन भी करवाऊंगा, मैराथन भी चलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक फिल इन द ब्लैंक कक्षा की विशेषताएं हैं। विकल्प ए व्यवहारवादी, विकल्प बी प्रगतिशील, विकल्प सी अध्यापक केंद्रित, विकल्प डी पैसिव या निष्क्रिय। तो बताइए इसका सही आंसर निष्क्रिय। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी प्रगतिशील। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? करके सीखना या खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं होती हैं ना। चलिए अगला प्रश्न। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। तो राधिका जो है एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके प्रकार की बुद्धि। देखिए हावर्ड गार्डनर भी आ गए। तो कुछ टॉपिकें हैं जो मेन उसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं आपसे 20 से 25 नंबर के प्रश्न तो आपके ऐसे ही तैयार हो गए हैं। उसके बाद आप पेडागॉजी तो बहुत आसान होती है, 90 नंबर की पेडागॉजी। तो आपको बस बालक बन के आंसर देना होता है, बालक को कभी गलत नहीं ठहराना है। बच्चे भगवान होते हैं। टीचर अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो बच्चे को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, तो पूरे स्कूल की यह सफलता होती है। ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, टैग निगेटिव पॉजिटिव वर्ड, टैग वर्ड, जिसके हिसाब से आप पेडागॉजी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी भी एक क्लास मैं ले लूँगा। तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा? राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया था। उन्होंने कई बुद्धियों के बारे में बताया था। तो आगे उसको भी हम थ्योरी करवा देंगे आप लोग को। तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक गतिक संवेदी, यानी बॉडली काइनेस्टिक कहते हैं जिसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चे की शिक्षा के लिए फिर इन द ब्लैंक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए NEP 2020 भी आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को शिक्षा के लिए फिल इन द ब्लैंक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मातृभाषा को, विदेशी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, केवल सांकेतिक भाषा को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो NEP शिक्षा 2020 ने क्या कहा है? हमेशा हमें मदर टंग यानी मातृभाषा को इम्पोर्टेंट देना है, प्राथमिकता देना है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए मातृभाषा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? यानी Which of the following statement represent a gender stereotypes? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम हैं। विकल्प बी लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती हैं। विकल्प सी लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने में सक्षमता हैं। विकल्प डी लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लिंग रूढ़िवादिता को बता रहा है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो लड़कियां होती हैं हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली होती हैं, कोमल और भावुक होती हैं। चलिए अगला प्रश्न। अब अभिकथन दिया गया है, अभिकथन और एक कारण दिया गया है। ऐसे भी प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। एक ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं,
वहाँ अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ये अभिकथन दिया गया है और इसका कारण आर दिया गया है। बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वह बाह्य रूप से उत्प्रेरित होते हैं। तो सही विकल्प इसमें हम चुनना है विकल्प बात ए एंड आर आर ट्रू, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्या बोल रहा है देखिए आप लोग एक बार पहले एक अभिकथन पढ़िए। एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी है, वहाँ अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अभिकथन दिया गया है, उसके बाद कारण दिया गया है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वह बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए इज ए ट्रू बट आर इज ए फॉल्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। तो शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। प्रदूषण क्या होता है। विकल्प बी प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है। विकल्प सी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। विकल्प डी अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कैसे, क्या प्रदूषण क्या होता है तो बच्चे इसमें बता देंगे प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषण किन कारणों से होता है भी बता। लेकिन जब बच्चे खुद सोचेंगे अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं तो बच्चे सोचने लगेंगे ना। तो इस प्रकार से बच्चों में क्या कहते हैं समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना। विकल्प बी माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है। विकल्प सी विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना। विकल्प डी विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियां और उनके सामर्थ्य को समझना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियां उनके सामर्थ्य को समझना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। विकल्प सी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का कोई महत्व नहीं देना चाहिए। विकल्प डी कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए आप लोग। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पठन वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी फिल इन द ब्लैंक्स में और गूढ़ज वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी फिल इन द ब्लैंक्स में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। यानी स्टूडेंट हैविंग डिसलेक्सिया फेस डायरेक्ट चैलेंज एंड स्टूडेंट हैव डिसकैलकुलिया फेस डायरेक्ट चैलेंज। बताइए इसमें क्या होगा। विकल्प ए वाचन और लिखने में अंकों के हेर फेर में। विकल्प बी अंकों के हेर फेर और शब्दवर्तनी में। विकल्प सी शब्दवर्तनी और शारीरिक संबंधता में। विकल्प डी शारीरिक संबंधता कहानी लेखन में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही लेखन हो जाएगा वाचन और लेखन और अंकों के हेर फेर में ना, क्योंकि डिसलेक्सिया लक्ष्य करने से पढ़ने से रीडिंग संबंधित होता है ना, रीडिंग एंड राइटिंग। वहीं क्या डिसकैलकुलिया यानी गणित के समझ अंकों के हेर फेर में प्रॉब्लम होगी ना उसको। इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यानी दृष्टिबाधित से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनकी सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए।
जितनी हो विकल्प ए, जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। विकल्प बी, महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए। विकल्प सी, संपत्तियों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाने चाहिए। विकल्प डी, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। तो आप लोग प्रश्नों को एलिमिनेट करना सीखिए। इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, दृष्टिबाधित पूछा जा रहा है ना, यानी वो बच्चा देख नहीं पाता। तो ऐसे जूझते हुए विद्यार्थियों को सफल समय हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विकल्प ए बोला जा रहा है जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित स्वरूप में प्रदान करनी चाहिए। लिखित का कोई वही नहीं है, क्योंकि बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो कैसे लिखा हुआ देख पाएगा। तो ये पहला विकल्प गलत हो गया। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियों को रंगीन लेखनियों में इंगित करना। और जब बच्चा देख ही नहीं पाएगा तो चाहे आप रंगीन में लिखिए चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई मतलब नहीं है। तो इसका विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। ठीक, अगला विकल्प है संपत्तियों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाए जाएं। जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो लिखना या रंगीन चित्र में प्रदर्शित करना या संपत्तियों की व्याख्या करना कोई मतलब नहीं है ना इसका। तो इसका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। तो जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ए, अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। विकल्प बी, उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। विकल्प सी, वह नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं। विकल्प डी, वह मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, वह मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अभिकथन वाला एक प्रश्न आ गया। चलिए अभिकथन वाला एक प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस के बढ़ावा देना चाहिए। एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, अभिकथन बोला जा रहा है। और इसका कारण बोला जा रहा है, बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन करने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प आप लोग को चुनना है। विकल्प ए दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। अभिकथन क्या बोला जा रहा है, अध्यापकों को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। और वहीं कारण बोला जा रहा है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन करने में सक्षम होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। बताइए। तो अधिगम जो होती है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया होती है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। विकल्प ए मनोविश्लेषणवाद, विकल्प बी व्यवहारवाद, विकल्प सी सामाजिक संरचनावाद, विकल्प डी नैतिकवाद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक नए संपत्ति के अधिगम को बढ़ावा देता है। विकल्प ए नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, विकल्प बी नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से न जोड़ना, विकल्प सी विद्यार्थियों पर दबाव और सफलता का डर पैदा करना, विकल्प डी विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा एक नया संपत्ति को अधिगम को बढ़ावा देता है, यानी अधिगम को बढ़ावा देना है ना। नए ज्ञान के विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। अब और विकल्प देखते हैं। नए ज्ञान को विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से न जोड़ना, ऐसा तो नहीं, गलत हो गया, निगेटिव बात बोली जा रही है। विद्यार्थियों को दबाव और असफलता का डर पैदा करना, बच्चों के ऊपर डर तो असफलता का डर तो बिल्कुल नहीं पैदा करना है, निगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा।
विकल्प थर्ड, विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सार्वजनिकता पर रोक लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। 3 निगेटिव हो गए थे, पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव, यानी विकल्प ए उसका सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? विकल्प ए कंठस्थ स्मरण, विकल्प बी खोजी अधिगम, विकल्प सी खोजबीन, विकल्प डी अन्वेषण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कमतर रूप में देखता है, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा ना, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, कंठस्थ स्मरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए फिल इन द ब्लैंक प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। विकल्प ए डाइवर्जेंट यानी अपसारी, विकल्प बी अभिसारी, विकल्प बी आत्म केंद्रित, विकल्प डी अतार्किक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो अपसारी हो जाएगा ना, हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई समाधान ढूंढ लेती है ना। अभिसारी जिसके सिर्फ एक ही समाधान हो, और इसमें अपसारी में कई थिंकिंग होती है ना, कई तरह से आंसर निकल सकता है। चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है? विद्यार्थियों को त्रुटियां करने के लिए दंडित करना, विकल्प बी विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना और उन्हें उसे बार बार कॉपी में लिखने को देना, विकल्प सी विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना, विकल्प डी अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है व विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका कौन सा है? बताइए। तो विद्यार्थियों को त्रुटियों करने से दंडित करना निगेटिव है, गलत हो गया। विद्यार्थियों को सीधे सही जवाब बता देना गलत है। विकल्प सी विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना, यह भी गलत है। तो 3 निगेटिव गलत, तो विकल्प डी सही हो जाएगा अपना, क्योंकि अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है तदनुसार सहायता प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेगा? आनंद, दुश्चिंता, उम्मीद, बोरियत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दुश्चिंता होगी ना। आप ही मान लीजिए ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेगा? तो दुश्चिंता होगी उसे। चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? बताइए विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? विकल्प ए महारत उन्मुखी, विकल्प बी प्रदर्शनी उन्मुखी, विकल्प सी असफलता स्वीकार, विकल्प डी महारत परिहारी। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो इसका विकल्प ये सही हो जाएगा ना, महारत उन्मुखी हो जाएगा ना। चलिए, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्रत्यास्मरण, विकल्प बी रटना, विकल्प सी ध्यान, विकल्प डी मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान परासंज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में किसी संपत्ति को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प ए संकेत, मूर्त सामग्री या चित्र, विकल्प बी चित्र, मूर्त सामग्री या संकेत, विकल्प सी मूर्त सामग्री चित्र या संकेत, विकल्प डी संकेत चित्र या मूर्त सामग्री। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त सामग्री चित्र एवं संकेत, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। तो ये आज के 30 प्रश्न थे 27 जनवरी के। अब हम 25 जनवरी के पेपर को देते हैं। चलिए आज का 25 जनवरी के पहले प्रश्न को देखते हैं। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। विकल्प ए भागना, विकल्प बी पकड़ना, विकल्प सी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, विकल्प डी निचोड़ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल है। तो आप लोग देख रहे हैं ना, ग्रास मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, टीचिंग
एग्ज़ाम ओवरलोड, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस पर आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करा दे दी जाती है विद आंसर की। ठीक, चलिए इसका हो जाएगा भागना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकल्प सी पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत, विकल्प डी बहिष्कार का सिद्धांत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिकता संस्थाएं हैं? विकल्प ए आस पड़ोस और मुद्रक संचार, विद्यालय और कानून, विकल्प सी सामाजिक नीति और धर्म, विकल्प डी परिवार और आस पड़ोस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो परिवार और आस पड़ोस हो जाएगा ना, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? विकल्प ए संवेदीगामक, विकल्प बी पोस्ट संक्रियात्मक, विकल्प सी मूल संक्रियनात्मक, विकल्प डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जीन पियाजे से फिर एक प्रश्न आ गया ना, देख रहे हैं आप लोग हर शिफ्ट में जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, NCF 2005, पनीपी 2020, फाइन मोटर स्किल्स या ग्रास मोटर स्किल्स, मूल्यांकन, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। इस लोग को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसका थ्योरी क्लास भी देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा ना। चलिए 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। जब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा होता है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववाद सोच, लाक्षणिक प्रकार, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो विकेंद्रीकरण में कठिनाई होगी ना, डिफिकल्टी इन डिसर्टेटिंग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विकेंद्रीकरण की कठिनाई हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग भी आ गए, यानी हर शिफ्ट में जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल, NEP 2020, NCF 2005, NCF 2020, यहाँ से जरूर 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और अगर इस सब की थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। वहीं NCERT का संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, EVS क्लास 3rd 4th 5th सबकी प्ले लिस्ट बना दी गई है। चलिए तो इसमें बताइए आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास हो जाएगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम हो जाएगा, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, यानी अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ऑरिएंटेशन। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। चलिए लेओ वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थी के अधिगम को प्राण प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? विकल्प ए उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया का अनुकूलित करना, विकल्प बी सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, विकल्प सी जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, विकल्प डी बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो लेओ वाइगोस्की, देखिए लेओ वाइगोस्की जी भी आ गए। लेओ वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से किस विद्यार्थी के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? बताइए उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया का अनुकूलित करना, विकल्प भी सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जा सकता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण के सक्रिय भागीदार के रूप में, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, या विकल्प डी स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता किस तरह समझा जाता है? तो क्या ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में? निगेटिव है, गलत हो जाएगा। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में बिल्कुल सही हो सकता है। केवल व्याख्यान विधि से गलत हो जाएगा, विकल्प डी गलत हो जाएगा। रजनी देखी गई वस्तुओं में मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? भाषाई, संगीतकी, स्थानिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, स्पिरिचुअल यानी स्थानिक बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि वह मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल रूल है ना। अगर संगीत में होती, संगीत ही बुद्धि हो जाती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने विचार का मौखिकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करती है। यह कथन क्या सुझाता है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। चलिए, जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। विकल्प बी गर्भाधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होती है। विकल्प सी एक जन्मजात जैविक गुण होता है। विकल्प डी समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह एक ऐसी अस्मिता होती है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन है? विकल्प ए सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। विकल्प बी सही है, क्योंकि कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। विकल्प सी गलत है, क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वह खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों को सीखने में समृद्ध होते हैं। कथन क्या है? इससे सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के कई कौशल सीखते हैं। विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 3 होता है, यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। इसका सबका शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर कराया है, आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए इसमें संदर्भित होगा, मानकीकृत होगा, मानदंड संदर्भित, अध्यापक अभिमुखी होगा, टीचर ओरिएंटेड, नॉर्म रेफरेंसेड, स्टैंडर्डाइज या कॉन्सेप्चुअल? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो संदर्भित होगा ना। तो यहाँ से 3 जरूर पूछा जाता है, इस लोग 3 टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए अभी बता देता हूँ। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए जैसे कोई लड़की खाना बना रही है, तो खाना बनाते समय चेक करना कि खाना कैसा है, खाने में नमक ज़्यादा नहीं है, खाने चेक करना, इसको हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के आकलन। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें जो अंत में वार्षिक परीक्षाएं वगैरह होती हैं, इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग जो होती है, इसमें यह होता है, इसमें खुद का आकलन यानी स्वयं आकलन जब करते हैं तो असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। तो आप लोग 3 टॉपिक क्लियर होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी पढ़ाते समय ही बच्चों से प्रश्न कर लेना, इनसे पूछ लेना, या खाना बनाते समय या चेक करना कि खाना कैसा बना है, तो इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। वहीं वर्ष के अंत में जो वार्षिक परीक्षाएं वगैरह होती हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। और खुद का आकलन करना असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। तो ये तीनों आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? विकल्प ए, बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। विकल्प बी, किसी समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारी तरीका को प्रोत्साहित करना। विकल्प सी, प्रक्रियात्मक स्थिति को प्रस्तुत करना। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसके लिए नौचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? विकल्प ए, अनम्य पाठ्यक्रम। विकल्प बी, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। विकल्प सी, उचित समायोजन। विकल्प डी, अगम्य दुर्गम इमारती संरचना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा उचित समायोजन। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? विकल्प ए, समता। विकल्प बी, समानता। विकल्प सी, अलगाव। विकल्प डी, पक्षपात। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित होती है? तो इक्विटी भी होती है ना, इसको हम समता भी कहते हैं। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अवधान न्यूनता अतिशीलता विकास से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा विलक्षण अक्षर पाया जाता है? तो ADHD एक फुल फॉर्म भी कई पूछी जाती है सीटेट में, तो आप लोग फुल फॉर्म भी क्लियर कर लीजिएगा। ADHD की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। इसमें अवधान न्यूनता अतिशीलता विकार कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? उच्च स्थिति तौर से व्यवस्थित होना होता है, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते हुए समय धैर्यवान रहना या आकुल रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, आकुल होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? वह कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, वह नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, वह अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं। वहीं विकल्प डी होता है, उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? बताइए। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। वह कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में क्या सही है? तो जो सृजनात्मक होंगे काफ़ी समय थोड़ी लेंगे। वह नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, बिल्कुल सही बात है। वह अपने सहपाठियों के लिए संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, बिल्कुल निगेटिव है। अगला है, उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो सृजनात्मक है ना, तो 3 विकल्प गलत हो गए, तो विकल्प अपने आप सही हो जाएगा। वह नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, यानी का विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधीनता, जिसे हम ऑस्टिन कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं, तो स्वाधीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है। फिर भी स्वाधीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है? उसका अध्यापिका सदुपयोग करती है। व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थिति का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता। विकल्प डी, अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिटेनिंग एक्सटेंसिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण होता है। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, विकल्प सी, व्यवहार के अनुकूलन के लिए, विकल्प डी, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही विकल्प डी सही होगा, है ना, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़ने के लिए। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है, यानी कम आंकता है? खोजी अधिगम, सहयोगात्मक, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। तो बताइए, निगेटिव पूछा है ना, कमतर आंकता है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए। इसका निष्क्रिय नकल हो जाएगा ना, निगेटिव पूछा, निगेटिव का भाई निगेटिव, यानी इसका डी सही हो जाएगा। अब अभिकथन से एक प्रश्न आता है, हर बार शिफ्ट में एक प्रश्न कथन और तर्क से पूछा जाता है। तो किसी नए संपत्ति को पढ़ाने के लिए समय एक अध्यापिका को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। कथन तर्क दिया गया है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा?
कथन पूछा जा रहा है किसी नए संपत्ति को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वहीं तर्क पूछा जा रहा है अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बताइए क्या सही होगा इसमें, बताइए आप लोग। आइए देखते हैं विकल्प इसका। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम की प्रकृति फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी खाली स्थान दिया हुआ है उसको आप लोग को भरना है। अधिगम की प्रकृति और फिर खाली है स्थान है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय व्यक्तिगत है, निष्क्रिय व्यक्तिगत है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रिय और सामाजिक है, यानी विकल्प ए इसका सही है। विकल्प ए सक्रिय और सामाजिक। निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। स्मृति सहायक विधि, अन्वेषण, प्रक्रियात्मक स्थिरता, कलन विधि। तो बताइए इसमें विकल्प ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, विकल्प बी सेकंड थर्ड फोर्थ, विकल्प सी फर्स्ट थर्ड फोर्थ, विकल्प डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही हो जाएगा, इसका डी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। फिर से कथन से एक प्रश्न आया। एक अध्यापिका को विद्यार्थी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वह विचार भ्रांतियां ही क्यों न हो। तर्क आर, भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित साहस सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए उच्च स्थिर दुश्चिता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। विकल्प बी संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। विकल्प सी निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने से प्रेरित करती है। विकल्प डी शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों से पहल करने के लिए प्रेरित करती है। बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकृत, सफलता परिहार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विद्यार्थी को किस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महारत उन्मुखी या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या फेलियर एक्सेप्टेंस या सक्सेस सफलता परिहार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए महारत उन्मुखी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगमकर्ताओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि फिल इन द ब्लैंक्स नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो दो खाली स्थान दिए हुए हैं, आपको उसको भरना है। विकल्प ए है ब्रेन स्टॉर्मिंग या कॉन्सेप्ट मैपिंग, जिसे हम विचारावास और संकल्पना मानचित्रण कहते हैं। निष्क्रिय नकल या अनुसंधान कहते हैं, जिसे हम समालोचनात्मक चिंतन। विकल्प डी स्कीमा सक्रियता या अधिगम सशक्ता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा इसका स्कीमा सक्रियता एवं अधिगम असक्ता। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या बहिष्कार केंद्रित। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए ना, अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए ना। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
आज के सेशन के अंतर्गत हमने CDP ऑनलाइन वाले पेपर 27 जनवरी 25 जनवरी के मॉक टेस्ट को लगाया, जिसमें हमने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखा, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आने वाले पेपर में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, बस सीटेट का पूछने का तरीका बदलता है, प्रश्न यही रहते हैं, बस डिजिट या कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करके प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन वाले पेपर लगा लेते हैं तो आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले जितने भी पेपर हुए हैं, अगर आपने सब पेपर को लगा लिया 2021 वाले और 2022 वाले, तो आप लोग आसानी से सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, आप इसको ज्वाइन हो जाइए। इस पर आपको डेली PDF प्रोवाइड किया जाता है क्लास के बाद। और अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जा रही हैं। मैं आशा करता हूँ यह क्लास आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं CDP में जो आपको तैयार कर लेना है, जैसे पियाजे हो गए, पियाजे बार बार पूछे जाते हैं। पियाजे के अलावा कोहलबर्ग हो गए, कोहलबर्ग के अलावा वाइगोस्की हो गए, NCF 2005 हो गया, NEP 2020 हो गया, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल हो गई। ये सब मेन टॉपिक है, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। इन सबको आपको तैयार कर लेना है। अगर इन सब की आप क्लास देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे सारी क्लासेस करा रखी हैं, सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो धन्यवाद।